देखो भाई, सबसे पहली बात, ये जो पोस्ट है ये ईडी जब बच्चे करते हैं तो बहुत सारे लोग इस ईडी का मतलब ही गलत समझ लेते हैं। लोगों को लगता है ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, तो इसका नाम इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। इसको बोला जाता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। क्या बोला जाता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे एमईए में एएस हो जाते हैं, सीएसएस में एएस हो जाते हैं, रेलवे में एएस हो जाते हैं, एएफएचक्यू में एएस हो जाते हैं, वैसे ही ईडी में भी क्या जाते हैं? एएसओ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईडी में असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर जाते हैं, यानी कि वहां असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है, यहां पे इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है। जैसे कि इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा, इन्फोर्समेंट करना यानी कि कानून वगैरह को इन्फोर्स करवाने का इनका एक काम होता है। क्या क्या ये काम करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, हर एक चीज को बड़े डिटेल में जानेंगे। इसको हिंदी में जो डिपार्टमेंट है इसको बोल देते हैं प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय इसका हिंदी में एक्चुअल में नाम है, और बाकी इंग्लिश में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसको बोला जाता है। सीजीएल की सबसे पावरफुल जॉब्स में से एक है। इसका जो लोगो है वो आप देख पाएंगे, ये इसका लोगो है ईडी, प्रवर्तन निदेशालय इस पे नीचे लिखा हुआ है, और सत्यमेव जयते इस पे नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है। अब एक बार बता देते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सो टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले एईओ होता क्या है इसके बारे में जानेंगे ईडी में। इसके अलावा इसकी सैलरी वगैरह के बारे में जानेंगे कि टोटल सैलरी कितनी है, क्योंकि मेरे भाई आप समझ जाइए कि ये ऐसी नौकरी है जिसमें सैलरी इंडिया में रहते हुए सबसे ज्यादा है एसएससी सीजीएल के अंदर। यानी कि सीजीएल के अंदर जितनी भी जॉब्स हैं, अगर इंडिया में रहते हुए आपको सैलरी देखनी है तो सबसे ज्यादा इसी की होती है। सेकंड, इसकी वैकेंसीज कितनी आती हैं, कैसे आती हैं, उसके बारे में जानेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, यूपीएससी के थ्रू कैसे जाते हैं और एसएससी सीजीएल के थ्रू कैसे जाते हैं, ये जानेंगे। मतलब डिटेल में सीजीएल का ही जानेंगे, यूपीएससी के थ्रू बहुत आसान सी बात है। यूपीएससी सीएससी का एग्जाम निकालो। सीएससी का मतलब होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है, अगर आप इसमें आईआरएस बनते हैं तो जनरली आपको सीधे जाने का भी मौका मिल सकता है। क्योंकि जब हम ईडी की बात करते हैं तो ईडी है क्या? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये आता किसके अंदर है भाई? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री आपकी जो होती है उसके अंदर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है उसके अंदर, उसके अंडर में आपका ये ईडी काम करता है। यानी कि इसका जो मेजर रिलेशन है वो रेवेन्यू और फाइनेंस से है। तो ईडी का जो मेजर रिलेशन है वो किससे? रेवेन्यू और फाइनेंस से। इसीलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वित्त मंत्रालय के अंदर आता है, जिसकी अभी जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो निर्मला सीतारमण है। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस जानेंगे। तो यूपीएससी से अगर आईआरएस आप जाते हैं तो एक तो सीधे पहुंच सकते हैं। दूसरा, जब हम टॉप लेवल के ऑफिसर्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट इसके टॉप लेवल के ऑफिसर्स नहीं आते हैं। सामान्यतः आईपीएस को भी वहां पे ईडी में जाने का मौका मिलता है डेप्यूटेशन पे। इसके अलावा आपको आईआरएस हो गए या जो आपके आईएएस होते हैं, तो आईएएस, आईआरएस और आईपीएस तीनों ही डेप्यूटेशन पे भी इसमें जाते हैं। तो ईडी के अंदर डेप्यूटेशन पे भी जाते हैं काफी सारे लोग। ठीक है, उसके अलावा एसएससी सीजीएल से जाते हैं। और ये कैसी जॉब है सब कुछ जानेंगे। जॉब हाइलाइट्स जानेंगे कि इसमें क्या क्या है, इसके प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है और क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसके ऑफिसेज कहां कहां पे हैं, ट्रांसफर्स कहां कहां पे होते हैं, वर्क प्रोफाइल जानेंगे पूरी की पूरी, क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या पक्ष मिलते हैं, और कुछ एफएक्यूज। एफएक्यूज यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो बच्चे आप पूछते रहते हैं बार बार। ठीक है, एक्चुअल में आपको अगर स्टार्टिंग में छोटा सा इंट्रो दूं तो अगर कोई नौकरी है जिसके पास में सबसे ज्यादा पावर्स हैं एसएससी सीजीएल के अंदर तो वो यही है। सबसे ज्यादा पावरफुल जॉब है। और अगर पिछले 3-4 साल 2018 से लेकर अब तक की चीजें देखोगे तो ईडी के पास में पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो बहुत ज्यादा पावर्स भी बढ़ गई हैं, सबसे ज्यादा सैलरी वाली भी जॉब है, सबसे फास्ट प्रमोशन वाली भी जॉब है। तो अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जिसको एईओ बोल देते हैं, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आपका डिपार्टमेंट कह सकते हैं इसको। ये कैसी जॉब है? तो नॉन गैजेटेड जॉब है। नॉन गैजेटेड पोस्ट होती है ग्रुप बी की। पे स्केल क्या होता है? तो 4600 ग्रेड पे इसका पे स्केल होता है। बेसिक पे इसकी क्या बनती है? तो अगर बिना इंक्रीमेंट के देखा जाए तो पहली बेसिक पे इसकी 44,900 रुपए बनती है। अब आप कहोगे सर क्या इतनी ही सैलरी है? मेरे भाई नहीं, ये तो बेसिक पे है। 3-4 चीजें होती हैं। पे स्केल होता है जो कि 4600 है, लेवल 7 पे आता है ये। ठीक है, बेसिक पे 44,900 हो गई। सैलरी अगर आपको निकालनी है ग्रॉस सैलरी, तो ग्रॉस सैलरी कैसे बनाई जाती है? बेसिक पे जुड़ता है ग्रॉस सैलरी में। ग्रॉस सैलरी में बेसिक पे जुड़ेगा। बेसिक पे के ऊपर डीए लगता है। डीए होता है डियरनेस अलाउंस, जिसको हम बोलते हैं महंगाई भत्ता।
और डीएनएस अलाउंस अगर 2024 की बात करें तो 50% है। इसके अलावा आपका एचआरए लगता है। एचआरए एक्स, वाई और जेड तीनों सिटीज में अलग अलग होता है। एक्स में 30 है, वाई में 27 है और उसमें 24 है। ठीक है, 3-3% का आ जाता है। इसके अलावा मेरे भाई टीए आपका मिलता है, जिसको हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं। इसके अलावा इसमें एक स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस भी मिलता है। क्या मिलता है? स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस, जो कि 20% होता है बेसिक पे का। तो अगर मेरे भाई आप देखें बेसिक पे इसकी कितनी बनी, आप कहोगे सर कितनी बन रही है टोटल आपकी बेसिक पे? 44,900। इसमें 50% डीए, 30% एचआरए अगर आप दिल्ली में हैं, और इंसेंटिव कितना हो गया? 20%, यानी कि 100% ये बढ़ गया। यानी कि अगर टोटल सैलरी आप देखें प्लस में लगभग आपका 5-6 हजार रुपए का ये भी बन जाता है टीए। अदर्स को तो छोड़िए, तो ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी बन गई? तो आप कहोगे कि 44 का डबल कितना? 45 का डबल 90, तो सीधे सीधे यही हो गया। 44,900 का डबल यानी कि लगभग 90,000 तो ये हो गया। 5,000 के करीब ये हो गया। तो 93-94 हजार से ऊपर जाती है ग्रॉस सैलरी आपकी स्टार्टिंग की। इसके अलावा इसमें कुछ अदर अलाउंसेस भी होते हैं छोटे मोटे। ठीक है, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 93 से भी ऊपर जाएगी। स्टार्टिंग सैलरी 93 से भी ऊपर जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसके बारे में जाना। अगर हम बात करें कि इसकी वैकेंसीज कितनी आती है एसएससी सीजीएल में, तो आप पाओगे 2024 में अभी तक वैकेंसीज क्लियर एसएससी ने नहीं किया कि कितनी है। आरटीआई की मदद से भी अभी ज्यादा इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। लेकिन अगर आप एक ट्रेंड देखें तो 2022 में 24 वैकेंसीज थी, 2023 में 10 वैकेंसीज थी। अब आपकी 24 में कितनी आएंगी इसका आइडिया आप ऐसे लगा सकते हैं। वैसे तो मोदी जी को ईडी की काफी जरूरत पड़ रही है, तो वैकेंसी ज्यादा निकालनी चाहिए मोदी जी को, है ना। लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं कि लगभग 20-25 वैकेंसीज आती है, इसीलिए इसकी कट ऑफ भी काफी हाई रहती है। ठीक है, इसकी कट ऑफ भी काफी हाई रहती है क्योंकि वैकेंसीज जनरली इसमें कम रहती हैं। कम वैकेंसीज का कारण भी बताऊंगा इसमें कम क्यों रहती हैं। ठीक है, कट ऑफ कितनी गई थी? 23 में 338 गई, जो कि नॉर्मलाइज्ड नहीं थी। 339 गई थी 22 में, जो कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर था। ठीक है, अगर हम बात करें कि एग्जाम प्रोसेस क्या रहता है, इसका प्रोसेस क्या है, तो आप पाओगे पहले एसएससी सीजीएल का टीयर 1 का एग्जाम होता है। फॉर्म भरे जाते हैं, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप भर सकते हो अगर आपने अब तक नहीं भरा है। फॉर्म कैसे फिल करना है इसके लिए मैंने रैंकर्स गुरुकुल पे वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, टीयर 1 का एग्जाम 200 मार्क्स का होता है। इसके अंदर 25-25-25 सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग 0.5 की होती है। इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हैं कि टोटल 200 नंबर का पेपर होता है, 1 घंटे का समय होता है। इसके अलावा जब इसकी कट ऑफ, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, लेकिन इसकी कट ऑफ अलग से लगती है। और कट ऑफ कैसे लगती है? कट ऑफ लगभग आप मान सकते हैं 140 से 145 के करीब इसकी कट ऑफ अब की बार भी जाने वाली है। टीयर 2 390 नंबर का टोटल होता है, जो इसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। कट ऑफ आपकी फाइनल वाली जो है वो लगती है, मेरिट आपकी लगती है। इसके साथ में ही अब आप पाओगे कि 390 में से कितने नंबर लाने पड़ रहे हैं आपको, तो पिछले में भी देखा लगभग 340 नंबर की जरूरत आपको पड़ती है, तब जाके आपको ईडी मिल पाती है। अगर आपका ईडी सपना है तो आप अभी से कोशिश करें कि 340 नंबर आ जाएं। और अगर भाई आपको 340 लाने हैं 390 में से, तो इंग्लिश में 135 में से 135 लाने पड़ेंगे, क्योंकि मेंस के ये जो 390 नंबर हैं, इनमें 90 नंबर मैथ्स के हैं, 90 रीजनिंग के हैं, आपके 75 जीएस के हैं और 135 नंबर इंग्लिश के हैं। तो सबसे बड़ा वेटेज इंग्लिश का है। तो अगर आप चाहते हैं ईडी में जाना, इंग्लिश अच्छे से पढ़ें। और भाई मैं अपने धर्म में कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूं, डेली पढ़ा रहा हूं, डेली क्लास ले रहा हूं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने रेगुलर रह पाते हैं। अगर हम बात करें टाइपिंग टेस्ट की, तो ध्यान देंगे इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है। कुछ लोग जो पुरानी वीडियोस हैं, जैसे मैं अभी वीडियोस देख रहा था कुछ लोगों की, ऑनेस्टली क्योंकि मैंने डिटेल में एनालाइज करा है इसको, एक एक चीज को। काफी सारे लोगों ने जो वीडियोस बनाई है सबकी वीडियो मैंने देखी, साथ ही साथ में मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करी, कुछ मेरे दोस्त हैं उनसे भी बात करी। उसके बाद में आपके लिए ये, तो आजकल क्योंकि टाइपिंग टेस्ट जो वो मैंडेटरी है सारी पोस्ट के लिए, कुछ लोग क्या करते हैं, अभी रिसेंट में भी वीडियो बनाई है 1-2 लोगों ने, लेकिन वो कह देते हैं कि इसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं है। मेरे भाई टाइपिंग टेस्ट है, क्योंकि अब एसएससी सीजीएल की हर पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट है। लगभग 28 की आपकी स्पीड चाहिए होती है। कंप्यूटर भी सबके लिए मैंडेटरी है, तो कंप्यूटर इसके लिए भी है। साथ ही साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है अब एसएससी के द्वारा नहीं, जिस डिपार्टमेंट में आप जाते हैं उसके द्वारा की जाती है। इंटरव्यू जैसी कोई चीज इसमें नहीं है। इंटरव्यू इसमें क्या, सीजीएल की किसी भी पोस्ट में नहीं है। अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी इस पोस्ट के लिए अलग से कुछ नहीं है। जो एसएससी सीजीएल की बाकी चीजों के लिए होता है वो इसी के लिए भी होता है। एज वही 30 साल तक के करीब में आप जा सकते हैं। बाकी इसके लिए कोई भी फिजिकल की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है।
जिस प्रकार से एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था होती है, इसके लिए नहीं होती है। लेकिन इसके लिए मेडिकल टेस्ट आपका होता है। अब आप कहोगे ये तो हमने पहली बार सुना है। जी हाँ, मेडिकल होता है, लेकिन मेडिकल ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट होता हो। सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस में थोड़े से स्ट्रिक्ट रहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस आपकी नहीं चल सकती, पहली बात। तो कलर ब्लाइंडनेस का इसमें रहता है इश्यू, उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको बाई चांस कलर ब्लाइंडनेस है तो ऐसी पोस्ट आपको नहीं भरनी है। मैं अगली वाली जो वीडियो है हमारी, मतलब कल तो हम डिस्कस करेंगे सीएसएस के बारे में, लेकिन मंडे को जो क्लास आएगी उसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी पोस्ट ऐसी है जिनके लिए कलर ब्लाइंडनेस वाले भर सकते हैं और कितनी पोस्ट ऐसी है जिनके लिए नहीं भर सकते, जिससे कि आपको आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो मेडिकल नीडेड होता है, आपके कोई ज्यादा अंग वंग कोई एम्प्यूटेड ना हो, मतलब कटा हुआ ना हो, तो ऐसी चीजें, मतलब बेसिक मेडिकल आपको अपने जिले से बनवा के सबमिट करना होता है। तो अपने जिले से बनवा के सबमिट कर दोगे, काम चल जाएगा। फालतू वैसा नहीं होता है, ठीक है, कि बहुत ज्यादा टाइट मेडिकल हो, वैसा कुछ नहीं होता है, कोई फिजिकल वगैरह भी नहीं होता है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो मैंने बताया वही सारा है, ठीक है। मैथ्स और इनके सारे क्वेश्चंस जो होते हैं। अगर हम बात करें हाइलाइट्स क्या है इस जॉब की, प्रोज की बात करें, ठीक है, प्रोज क्या क्या है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल जॉब आप इसको कह सकते हैं एसएससी सीजीएल के अंदर। सबसे ज्यादा पावर है, अरेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटरोगेट करते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं डायरेक्ट सामने बैठ के, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। हाईएस्ट सैलरी वाली आप पोस्ट कह सकते हैं इंडिया में। अगर इंडिया में रहते हुए सैलरी देखेंगे तो सबसे ज्यादा सैलरी इसी की बनती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको क्या मिल जाता है, जो स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस था वो मिल जाता है। तो स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस जो कि 20% होता है बेसिक पे का। इसके अलावा सबसे तेज प्रमोशंस आपके इसमें होते हैं, कितने साल में होता है आगे बताऊंगा अभी। और एडवेंचरस जॉब है, यानी कि ये जॉब ऐसी नहीं है कि बोरिंग हो, आप बोर हो गए। अगर आपको जीवन में एडवेंचर पसंद है तो इस जॉब से बढ़िया जॉब आपको कोई नहीं मिलेगी पूरे एसएससी सीजीएल के अंदर, इससे अच्छी जॉब नहीं है अगर आपको एडवेंचर पसंद है। लेकिन आपको वार्निंग दे देता हूं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। कलर ब्लाइंडनेस है तो नॉट अलाउड, इसको ध्यान रखेंगे। कोई भी वैकेंसीज इसमें सामान्यतः नहीं आती है फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड अगर आप हैं, थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत है तो आपके लिए इसमें वैकेंसी नहीं आती है। हालांकि अगर आपका सपना ईडी में जाने का है और आप अगर फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो आप स्टेनोग्राफर के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रेफरेंस की अगर हम बात करें, अच्छा जैसे पोस्ट जैसे होता है ना, जॉब लग गई, अब ट्रांसफर, पोस्टिंग कहां मिलेगी सर? पोस्टिंग के लिए कोई प्रेफरेंस इसमें नहीं भरवाई जाती है। पहले क्या होता था, प्रेफरेंस भरवाते थे, अब प्रेफरेंस नहीं भरवाई जाती है, कोई प्रेफरेंस नहीं भरवाई जाती है, आपको रैंडम पोस्टिंग मिलती है। जैसे बाकी जगह पे जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं, एक्साइज है या आपका इनकम टैक्स है, उसमें प्रेफरेंस भरवाई जाती है, लेकिन इसमें नहीं भरवाई जाती है। अब तक इसमें क्या होता था कि जो टॉप पोस्ट है उनको जनरली दिल्ली दे दिया, लेकिन अब क्या होता है, जैसे इसकी ट्रेनिंग होती है लगभग 1 महीना प्लस 1 वीक की इसकी ट्रेनिंग होती है। ज्यादातर लोग 21 दिन की ट्रेनिंग बताएंगे, लेकिन 21 दिन की नहीं है, 1 महीना प्लस 1 सप्ताह की है। कैसे होती है अभी बताऊंगा, है ना। तो इसका जैसे ही ट्रेनिंग आपकी होती है, सबकी ट्रेनिंग दिल्ली में होती है हेडक्वार्टर में, प्लस में द्वारका में होती है 1 सप्ताह की ट्रेनिंग। तो 30 दिन की ट्रेनिंग हेडक्वार्टर में होती है और 1 सप्ताह की आपकी द्वारका में होती है, जो कि आपकी इंटेलिजेंस कलेक्शन से रिलेटेड आपकी एक यूनिट है, वहां पे होती है, ठीक है। तो द्वारका में प्रेफरेंस नहीं भरवाते हैं। जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होती है उसके बाद में आपका एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट में जितने लोगों का अच्छा स्कोर होता है उनसे प्रेफरेंस भरवा लेते हैं। यानी कि जिन लोगों ने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, बढ़िया, उनकी सामान्यतः प्रेफरेंस मान ली जाती है, अदरवाइज नहीं मानी जाती है। होम पोस्टिंग ऑलमोस्ट जीरो है, देते ही नहीं है। जैसे अगर आप देखें 2021 वाला जो बैच था उसमें इन्होंने क्या किया था, जो 21 वाले लोग सेलेक्ट हुए उनमें टॉप 20 लोग जो थे उनको दिल्ली में पोस्टिंग दे दी, लेकिन उनमें से जो दिल्ली के रहने वाले थे, जिनका दिल्ली निवास स्थान था, उनको हटा दिया था। यानी कि होम पोस्टिंग ये लोग नहीं देते हैं, ठीक है, जनरली। इसके अलावा मैंडेटरी ट्रांसफर आपका आता रहता है हर 3 साल पे। हालांकि ये 3 साल कहते हैं, लेकिन हर 3 साल पे आता नहीं है, 4-5 साल लग जाते हैं, क्योंकि अक्सर करके लोग कुछ ना कुछ किसी केस पे लगे होते हैं, और केस पे लगे होते हैं क्योंकि फ्री तो कोई बैठा नहीं है, और अगर केस पे लगे हुए हैं तो आप जनरली ट्रांसफर आपका डिले हो जाता है, 6-7 साल तक चला जाता है कई बार। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 साल में ही ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर आपका बेसिकली 1 साल में भी हो सकता है। मान लीजिए आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आ जाती है, कुछ आ जाता है, तो साल भर के अंदर भी आपका ट्रांसफर हो सकता है। और इसमें ट्रांसफर बहुत ज्यादा होते हैं, ऑल इंडिया ट्रांसफर है और बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होते हैं। आप सेटल्ड लाइफ इसमें नहीं जी पाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सेटल्ड लाइफ इसमें नहीं चल पाएगी, इसमें ट्रांसफर के लिए प्रेफरेंस नहीं मिल पाएगी, कि कोई मतलब फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए वैकेंसी नहीं है, और कलर ब्लाइंडनेस। तो इन 4-5 पॉइंट का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हर 3 साल की कहते हैं, लेकिन 5-6 साल लग जाते हैं ट्रांसफर में।
और ये स्टेशन बदलते हैं, यानी कि सिटी आपकी बदलती रहती है। कहां कहां ट्रांसफर होते हैं वो भी जानेंगे। तो इनके कुछ ऑफिसेज हैं, इनके ऑफिसेज को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है हेड ऑफिस, जो कि आपका बेसिकली दिल्ली में है। हेड ऑफिस में जो इनका मेन बंदा होता है ना, वो होता है डायरेक्टर हेड ऑफिस में। इसके अलावा इनके कुछ होते हैं रीजनल ऑफिस। रीजनल ऑफिस में बेसिकली देखो, हेड ऑफिस कहां है? नई दिल्ली में। रीजनल ऑफिस कहां कहां है? मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में भी है। तो रीजनल ऑफिस में आपके बेसिकली स्पेशल डायरेक्टर्स लगते हैं और यहां पे भी आपको ट्रांसफर मिल जाता है। इसके अलावा कुछ होते हैं जोनल ऑफिसेज, जैसे कि इलाहाबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया, कोच्चि हो गया, दिल्ली हो गया, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, श्रीनगर, यानी कि यहां पे भी आपको ट्रांसफर मिल सकता है। इसके अलावा इसके सब जोनल ऑफिसेज होते हैं भुवनेश्वर, कोझिकोडे, इंदौर, मदुरई, नागपुर, इलाहाबाद, शिमला, सूरत, रांची, देहरादून, रायपुर, ये इसके सब जोनल ऑफिस हैं। इनके अलावा आपको और कहीं ट्रांसफर नहीं मिलेगा, यानी कि आपको इन्हीं जगह पर रहने का मौका मिलेगा। ज्यादातर सारी जगह अच्छी हैं, सिटी वाली जगह हैं, तो ट्रांसफर आपका अच्छी जगह पे आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जगह पे नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में यही इनके ऑफिस हैं और यही आपका ट्रांसफर आता है। वर्क प्रोफाइल की बात करें तो इनके ऑफिस में 4 सेक्शंस होते हैं। 4 सेक्शंस कैसे? एक सेक्शन होता है इन्वेस्टिगेशन वाला, दूसरा सेक्शन होता है इंटेलिजेंस वाला, तीसरा सेक्शन होता है कोऑर्डिनेशन वाला और चौथा सेक्शन होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। क्या क्या फर्क होते हैं? इन चारों सेक्शन के काम जानने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि ये काम करते क्या हैं। सेक्शन के काम तो तभी अच्छे से समझ आएंगे। तो मेरे भाई, भारत में 3 महत्वपूर्ण कानून हैं। एक है आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग जानते हैं आप क्या क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग मेरे भाई क्या होता है, जब जो पैसा है ना, अगर बल्क में कहीं से कहीं जा रहा है, वो मनी लॉन्ड्रिंग है। पैसा जब इधर से उधर हो रहा होता है, मनी लॉन्ड्रिंग है। इलीगल मनी जब इंडिया में आ रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट है। मनी लॉन्ड्रिंग अपने आप में इलीगल मनी है, जो कि इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसको हम बेसिकली क्या बोल देते हैं? शॉर्ट में पीएमएलए बोल देते हैं। पीएमएलए इतना पावरफुल एक्ट है कि इसकी वजह से ईडी अपने आप में सबसे पावर वाली जॉब बन गई है। मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट केस, अब देखो ईडी की पावर्स अगर आपको जाननी है ना, तो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दिल्ली के सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया इसी एक्ट के तहत, पीएमएलए। और एक चीज और ध्यान देंगे, अगर किसी का अरेस्ट ईडी करती है पीएमएलए के तहत, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर अगर किसी का अरेस्ट ईडी करती है, तो मजिस्ट्रेट सिर्फ उस कंडीशन में जमानत दे सकता है जहां पे मजिस्ट्रेट 100% श्योर हो जाए कि इस आदमी के अगेंस्ट कोई केस नहीं बनता। जैसे बाकी केसेस में जमानत का सिस्टम क्या रहता है मेरे भाई? बाकी केसेस में जमानत का सिस्टम ये होता है, जैसे पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया, वो मजिस्ट्रेट के पास जाता है, वो कहता है देखो जी अभी ट्रायल चलेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, जब तक इसको जमानत दे दो, बेल दे दो। जमानत मिल जाएगी, आदमी बाहर जाके कुछ ऐसा नहीं करेगा, भागेगा नहीं। अगर जज इतना, मतलब जो मजिस्ट्रेट है वो इतना अश्योर्ड है कि हाँ ठीक है ये भागेगा नहीं, ये रहेगा, ये ज्यादा टेम्पर नहीं करेगा, आपके जो भी प्रूफ वगैरह होंगे, एविडेंस होंगे, उनको ज्यादा खराब नहीं करेगा, तो मतलब ऐसी अगर सिचुएशन नहीं है तो जनरली बेल मिल जाती है। सामान्यतः इंडिया में बेल मिल जाती है। लेकिन अगर ईडी ने अरेस्ट किया है इस एक्ट के थ्रू, तो ध्यान रखिएगा कभी भी आपको बेल नहीं मिलती है। ऑलमोस्ट ना के बराबर चांस होता है। क्यों? अगर ईडी ने अरेस्ट किया है तो ऐसा रेयर होता है कि ये कह दे मजिस्ट्रेट कि कोई केस नहीं बनता। हालांकि आपको एक बात जान के और हैरानी होगी, लगभग आप पाओगे कि 2003-4 से 2015 तक ईडी के द्वारा किए गए सारे केसेस लगभग 0% कन्विक्शन था, यानी कि कोई कन्विक्शन ही नहीं था। कन्विक्शन मतलब जो केस लगे ज्यादातर आपके कैंसिल हो गए थे। जब सरकार किसके थी? यूपीए की, यानी कि जो कांग्रेस की सरकार थी। ईडी ने अरेस्ट बहुत करे लेकिन फाइनली कन्विक्शन किसी का नहीं हुआ था उस टाइम पे। हालांकि मोदी सरकार में कन्विक्शन होने लगे और ईडी का काम भी ठीक ठाक चलता है। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इसका आर्टिकल नंबर 19 जो है वो ईडी को एम्पावर करता है कि अगर इनको किसी पर शक है तो ये उसको अरेस्ट कर सकते हैं। यानी कि इनको अरेस्ट की पावर भी दे रखी है। इनके पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है, बिना यूनिफॉर्म के भी ये लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये जो पीएमएलए एक्ट है इसके अंतर्गत सेक्शन 19 के अंतर्गत पावर है अरेस्ट करने की। इसके अलावा सेक्शन 16 और 17 जो इसके हैं वो आपको सर्च और सीजर की पावर देते हैं, यानी कि ईडी वाले कहीं भी जाके सर्च कर सकते हैं, कहीं भी जाके। सीजर का मतलब होता है किसी भी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं, यानी कि ईडी वाले किसी भी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं। सेक्शन 16-17 आपका जो है पीएमएलए का,
तो किसी भी प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं और उसको जब्त भी किया जा सकता है और व्यक्ति को अरेस्ट भी किया जा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 50 के तहत भी ये बेसिकली पूछताछ भी कर लेते हैं, कई सारे काम कर लेते हैं। इसके अलावा इस पीएमएलए की एक और खास बात है, इस एक्ट में बहुत सारी खास बातें हैं। इसमें खास बात क्या है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका आर्टिकल नंबर 20 है, आर्टिकल 20 और 20वें का तीसरा पार्ट है, वो आपको ये कहता है कि आपका खुद का बयान आपके खिलाफ यूज नहीं किया जा सकता है, यानी कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन को वो रोकता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में जाके ये कहते कि मैंने गुनाह किया है, तो कोर्ट कहेगा पुलिस से कि इसने गुनाह किया, इस बात को साबित करो। आपको कोई ना कोई जब तक प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक नहीं, यानी कि आप अपने अगेंस्ट गवाही नहीं दे सकते। इसीलिए अगर कोई पुलिस, जैसे मान लीजिए आपको पुलिस ने कभी अरेस्ट कर लिया, पुलिस आपको थाने लेके गई, 2-4 मारे आपसे और आपसे बहुत सारी बातें कहलवा ली, पुलिस ने आपसे ये कहलवा लिया, कन्फेशन साइन करवा लिया कि हाँ जी मैंने ये क्राइम करा है। आपने पुलिस के सामने खूब चीख चीख के कह दिया कि मैंने क्राइम किया है, मैंने क्राइम किया है, मैंने क्राइम किया है। आप कोर्ट में जाके कहते हो जी मैंने कुछ नहीं किया, तो कोर्ट पुलिस के उस बयान को नहीं मानेगा। चाहे पुलिस रिकॉर्डिंग भी कर लेगी तो भी कोर्ट उसको नहीं मानेगा, क्योंकि आर्टिकल 20 पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन इलीगल है, वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देंगे। लेकिन ये जो पीएमएलए आपका एक्ट है, इसके अंदर एक चीज और है, अगर ईडी के सामने आपने कोई बयान दिया तो कोर्ट में वो एडमिसिबल है, कोर्ट में उसको दिखाया जा सकता है और कोर्ट में उसको माना जाएगा। खास बात है ये। इसी एक्ट की वजह से जो केजरीवाल हैं वो बाहर नहीं आ पा रहे। क्यों? ईडी के सामने बहुत सारे लोग होते हैं। अब ईडी जैसे भी उनसे पूछताछ करती है, वो तो उनके मीजर्स हैं, कैसे लेते होंगे, मारते होंगे, पीटते होंगे, क्या करते होंगे, प्यार से समझाते होंगे, वो उनको पता है। लेकिन अगर उनके सामने किसी ने ये कह दिया कि हाँ जी केजरीवाल ने ये काम करा है, या केजरीवाल अपने बारे में कोई बात कह दे, तो इसका मतलब है कि वो कोर्ट में एडमिसिबल है और उसके बेसिस पे आप पे केस चलेगा। पुलिस के सामने आप कुछ भी कह दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक चीज जरूर है, ईडी अपने आप से सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि ईडी को लगा यार ये आदमी ऐसा है जो कि गलत काम कर रहा है, इसकी पूरी पीछे से बैकग्राउंड में जांच करी, जाके उसको अरेस्ट कर लिया। ये करना पॉसिबल नहीं। कुछ लोगों को लगता है ऐसा है, नहीं। ईडी किसी भी केस में तभी इंटरफेयर कर सकती है जब उस आदमी के अगेंस्ट में कंप्लेंट आई हो, यानी कि या तो पुलिस कंप्लेंट होनी चाहिए या सीबीआई का केस बनना चाहिए। यानी कि अगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है तो ईडी सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। एनआईए ले सकता है, सीबीआई ले सकता है, लेकिन ईडी नहीं ले सकता है। ठीक है, सो ईडी के पास में सुओ मोटो कॉग्निजेंस की पावर नहीं है। तो ये एक मदन लाल करके केस था, जिस केस में ये बोला गया था कि जो ईडी के ऑफिसर्स हैं वो पुलिस वाले नहीं है, और क्योंकि वो पुलिस वाले नहीं है तो इनके आगे जो बयान दिया जाएगा वो मान्य होगा। उनको ऑफिसर्स बताया गया था, पुलिस वाले ना बता के। ठीक है, तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेते। इसके अलावा आपका एक एक्ट और है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का, जिसको फेमा कहते हैं। ध्यान देंगे, इसके जो केस होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, वो बेसिकली आपके क्रिमिनल केसेस होते हैं और क्रिमिनल कोर्ट में चलते हैं। फेमा के अंदर जो केस आते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के, उसके जो केसेस होते हैं वो सिविल कोर्ट के अंदर चलते हैं, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर नहीं चलते हैं। और इस एक्ट के तहत ईडी को अरेस्ट वरेस्ट करने की पावर नहीं है। इस एक्ट के तहत है, इसके तहत नहीं है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, जैसे कि आपके विजय माल्या हो गए, 2018 में जब सरकार को लगा, नीरव मोदी हो गए, कि बहुत सारे लोग इंडिया छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, जो कि कैसे क्राइम कर रहे हैं, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, और फ्यूजिटिव बन गए, यानी कि उन्होंने लोन वगैरह ले लिए, चुकाया नहीं, उन सब के केसेस भी अब ईडी हैंडल करती है। 2018 में आपका ये एक्ट आया था, जिसको फेओ एक्ट कहते हैं। ठीक है, FEOA। ठीक है, तो FEOA ये फेमा बोलते हैं, इसको PMLA बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों एक्ट हैं। इसके अलावा एक एक्ट और है, वो पुराना है काफी, उसको हमने यहाँ पे कवर जबरदस्ती से नहीं करा है। ठीक है, तो इन चीजों पे ये काम करते हैं। तो अब एक बार समझिएगा कि इनके काम क्या होते हैं। मेजर जो इसका काम है सबसे बड़ा, वो क्या है आपका, इन्वेस्टिगेशन का है। कुछ जगह आपको ऐसा मिलेगा कि 3 साल यहां रहना है, 3 साल यहां रहना है, 3 साल यहां रहना है, वो बकवास बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 3-3 साल रहना है इसमें, नहीं। ये जो इसके अंदर डिपार्टमेंट के अंदर ये जो आपके सेक्शंस चेंज होते हैं, ये ऑटोमेटिक है, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, कोई आपकी चॉइस नहीं चलती है। ओवर द टाइम धीरे धीरे 6-7 साल, 8 साल, 10 साल, कितना भी टाइम लग सकता है, इससे आपको इसमें आ जाएंगे, इससे आप उसमें भी जा सकते हैं, किसी में भी जा सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि सब में ही जाना पड़े आपको, ऐसा भी जरूरी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन वालों का काम क्या होता है, जैसे केजरीवाल का केस चल रहा है, इसमें 2-3 टीमें हैं। एक जो कि जितने भी आपके एविडेंस हैं, उन सभी एविडेंस को एनालाइज करना,
उन सारे के सारे एविडेंस पर काम करके इन्वेस्टिगेशन करना, रेड्स मारना, लोगों को पकड़ना, नए नए क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करना, ये सब किसका काम है? इसका इन्वेस्टिगेशन टीम का। इंटेलिजेंस टीम क्या करती है? इंटेलिजेंस टीम का मेन काम क्या है? जो बाकी के डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि सीबीआई आपका हो गया, जैसे कि एनआईए आपका हो गया, जैसे कि आपका आईबी हो गया, इसके अलावा आपका पुलिस हो गया, इन सब से इंटेलिजेंस कलेक्ट करना और उस इंटेलिजेंस को कलेक्ट करके उसको पूरा का पूरा बेसिकली एनालाइज करना, पूरा इसको बैठ के एनालाइज करना, उस इंटेलिजेंस में कितना दम है, कितना नहीं है, बाकी अलग अपने बेसिस पे भी खुद से इंटेलिजेंस का कलेक्शन करना। तो इंटेलिजेंस कलेक्शन का काम इंटेलिजेंस यूनिट का होता है। ये भी आपका जनरली फील्ड वर्क है और ये भी आपका फील्ड वर्क है। इसके अलावा एक काम होता है कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन यूनिट का काम क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आपको कोऑर्डिनेट करना है, जैसे कि पीएमओ से कोई चीज लानी है तो पीएमओ से कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करेगा? कोऑर्डिनेशन यूनिट करेगी। आपको कहीं से कोई फाइल्स मंगवानी है, कोई डाटा निकलवाना है, जैसे मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्ट्री से आपको, अरविंद केजरीवाल के फाइनेंस मिनिस्ट्री से या किसी बैंक से आपको सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, तो रिकॉर्ड्स चाहिए तो आपको इंटेलिजेंस यूनिट थोड़ी ना भेजनी पड़ेगी। इंटेलिजेंस का काम है इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, डाटा का कलेक्शन करना है, किसी बैंक से कोई स्टेटमेंट मंगवानी है या किसी विभाग से कुछ मंगवाना है, वो सारे काम कोऑर्डिनेशन यूनिट के होते हैं। और एक होती है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट, जिसका मेजर जो काम होता है वो बेसिकली क्या होता है? एचआर वाला काम कह सकते हैं आप, एडमिन सेक्शन जिसको हम बोलते हैं। इसमें सारे के सारे सर्विस बुक वगैरह तैयार करना, जितने भी इंप्लॉइज हैं उनकी पेंशन वगैरह, उनकी सारी चीजें देखना, सैलरी, इंक्रीमेंट, सारी चीजें, छुट्टी, कितनी छुट्टी गया है, कितनी नहीं गया है, इन सब चीजों को देखने का काम एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट का होता है। तो ये सारे यूनिट के मैंने काम समझा दिए। अगर इसके बाद में बात करें मेरे भाई क्या क्या वर्क है, तो मनी लॉन्ड्रिंग के सारे केसेस देखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के केसेस देखते हैं, सर्च ऑपरेशंस देखते हैं, स्टेटमेंट वगैरह ये रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं सामने बैठ के बड़े से बड़े आदमी। आपको एक चीज और बता देता हूं, आप बेशक इसमें एईओ की पोस्ट पे जाएं, आपको भारत के बड़े से बड़े जितने बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े से बड़े आदमी हैं, उन सबसे मिलने का मौका जरूर मिलेगा। और न सिर्फ मिलने का, आप एक ऑफिसर की हैसियत से मिलोगे, सामने वाला आके आपके सामने ऐसे नमस्ते करेगा। इतनी पावर है ईडी के अंदर। अगर पावर जानना चाहते हैं आप तो बहुत पावर है मेरे भाई, बहुत गजब की पावर है। देखो ये आप देख रहे हैं, नोटों के ढेर देखेंगे, पर ये प्रवर्तन निदेशालय जिसको बोलते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आपका, ठीक है, ये आपका रहता है। अगर हम पक्ष की बात करें तो देखो ये सारी जॉब में सेम है, पक्ष कुछ अलग नहीं है। दिवाली बोनस मिलेगा, सीजीएचएस जो भी फैसिलिटीज है वो मिलेंगी, एलटीसी मिलता है, सीईसी मिलता है, ऑनरेरियम मिलता है, ये सब चीजें बाकी जॉब्स में भी मिलती है, अलग इसमें कुछ नहीं है। ट्रेनिंग की बात करें तो 30 दिन की ट्रेनिंग जो हेडक्वार्टर है वहां पे होती है। इसमें सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं, क्या क्या एक्ट हैं, ये जो 3-4 एक्ट हैं, ये एक्ट पढ़ाए जाते हैं, इनके बारे में बताया जाता है, किस सेक्शन के तहत क्या काम कर सकते हैं, ये सब सिखाया जाता है, ठीक है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है आपका, ठीक है। प्लस में 1 वीक की ट्रेनिंग होती है जो कि इंटेलिजेंस कलेक्शन की स्पेशल ट्रेनिंग है। ये अभी शुरू हुई है, पहले नहीं होती थी। ये आपकी न्यू दिल्ली में होती है और ये आपकी द्वारका में होती है, ये द्वारका में कराई जाती है, ठीक है। तो 2 जगह पे इसकी ट्रेनिंग होती है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है। अगर हम बात करें प्रमोशंस की, पहली बात इसका कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होता है प्रमोशन के लिए। जैसे आपका इनकम टैक्स में होता है, जैसे कि आपका मैंने बताया था जो एमईए वाली पोस्ट में होता है, सीएसएस में डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है प्रमोशन के लिए, इसमें कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं है। अब तक जो इसमें प्रमोशन होता था वो लगभग 3 से 5 साल लगते थे। अभी 2 महीने पहले सरकार ने, यानी कि पीएमओ ने, पीएम ऑफिस से अप्रूव हुआ है कि हर 2 साल, पहले होता था 3 से 5 साल, अब इसका किया गया है कि 2 साल पे ही इसको एईओ से ईओ बना दिया जाएगा, यानी कि असिस्टेंट से आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बना दिया, मतलब इन्फोर्समेंट ऑफिसर बना दिया जाएगा। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर आप बन जाओगे लगभग 2 साल में, ठीक है। 2 से 3 भी लग जाते हैं कभी कभी, लेकिन 2 साल का ऑर्डर पास हो रखा है, यानी कि 2 साल में। और ध्यान देंगे बिना एग्जाम के। बाकी पोस्ट में क्या होता है, एग्जाम देके आप आगे बढ़ते हैं, इसमें बिना एग्जाम के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ईओ कब बन जाओगे आप? लगभग 2 से 3 साल के अंदर। इस पोस्ट पे आपको 4 से 5 साल रहना बस ईओ के पोस्ट पे। इसके बाद आप सीधे क्या बन जाओगे? असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओगे। इसके अलावा फिर आप क्या बन जाओगे? डेप्यूटी डायरेक्टर बन सकते हो। इसके अलावा आप ज्वाइंट डायरेक्टर जाते हो। ज्वाइंट के बाद में एक एडिशनल डायरेक्टर भी होता है, फिर आपका स्पेशल डायरेक्टर होता है और इसके बाद में आपका हेड डायरेक्टर होता है। जो एईओ बनते हैं वो कहां तक पहुंच जाते हैं? वो आसानी से डिप्टी या ज्वाइंट तक भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रमोशंस बहुत फास्ट हैं, इसीलिए ज्वाइंट डायरेक्टर तक पहुंचने का मौका मिलता है। यानी कि आपको इतनी बड़ी नौकरी, देखो ध्यान देंगे, एईओ आपकी 4600 की पे होती है इसमें, ठीक है। ईओ जो होता है वो 4800 होता है, और यहीं पे आप गजेटेड ऑफिसर बन जाते हो। इसके बाद में असिस्टेंट डायरेक्टर जब आप बनते हो तो ये 5400 ग्रेड पे की नौकरी है, और इसमें आप पूरे तरीके से, एक तरीके से यूपीएससी वालों के बराबर में आ जाते हो।
जब भी आप क्या बन जाते हो, असिस्टेंट डायरेक्टर, यानी कि लगभग 8-10 साल की नौकरी के अंदर आप यूपीएससी वाला काम कर पाओगे, तो बहुत अच्छी चीज है इसमें, ठीक है। अगर इसके आगे हम बात करें, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपके जो रहते हैं, क्या एईओ को यूनिफॉर्म मिलता है? तो भाई ईडी के अंदर कोई यूनिफॉर्म आपका नहीं होता है, आप नॉर्मल रहते हैं, बढ़िया अपने सिविल के कपड़े पहनते हैं। हालांकि आपको वहां पे फंकी वंकी लुक नहीं चलता है जनरली, क्योंकि आपको ऑफिसर समझा जाता है, तो आप फॉर्मल क्लॉथ्स में रहते हैं, आपके कपड़े फॉर्मल होने चाहिए, वो थोड़ा सा रहता है। ट्रांसफर होता है या नहीं होता है? तो भाई ट्रांसफर बहुत होता है, इसका ये पॉजिटिव पॉइंट भी कह सकते हैं और नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं। होम पोस्टिंग आपको बिल्कुल नहीं मिलती है, लेकिन क्योंकि जितने भी इनके ऑफिसेज हैं वो अच्छी सिटीज में है, तो अच्छी जगहों पर ट्रांसफर मिलता है, क्योंकि आपके स्टेट कैपिटल्स में जनरली इनके ऑफिस होते हैं, ठीक है। ईडी की बहुत पावर है, बिना स्टेट पर मतलब स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जा सकते हैं। जैसे सीबीआई जाएगा किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए तो उसे परमिशन चाहिए होती है, पुलिस की भी बहुत सारी चीजों की ईडी डायरेक्ट जाता है। बस एक बार अगर कंप्लेंट हो गई और ईडी के पास में मामला आ गया, तो फिर एब्सोल्यूट पावर ईडी के पास में होती है, उसको किसी और की मदद लेने की जरूरत नहीं होती है। टैटू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टैटू वाले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या फील्ड वर्क चैलेंजिंग होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल बहुत चैलेंजिंग होता है मेरे भाई, फील्ड वर्क काफी चैलेंजिंग है। एक तो इसमें क्या है, टाइम फिक्स नहीं है, आप 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, ये 9 to 5 जॉब नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी वगैरह करना चाहते हैं, तो इस जॉब में बिल्कुल ना जाएं। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो ये जॉब आपके लिए बेस्ट है। क्या 13 महीने की सैलरी इसमें मिलती है? तो द आंसर इज नो, 13 महीने की सैलरी इसमें नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये था भाई ऑल अबाउट ईडी।